गाइस अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सिख कम्युनिटी को बधाई दी है नानक शाही संमत 555 कैलेंडर के लिए। तो याद रखिएगा, नानक शाही संमत 555 एक कैलेंडर सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया था 2003 में शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। और इसका नाम जो है वो रखा गया है सिख रिलीजन के फाउंडर के नाम पर, गुरु नानक देव जी के नाम पर। और इस कैलेंडर का उपयोग जो है वो सिख के द्वारा किया जाता है पूरे दुनिया भर में। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं सिख कैलेंडर के अंदर, वो पूरी चीज इस कैलेंडर में मार्क्ड रहती हैं। और 12 मंथ्स के ऊपर बेस्ड ये कैलेंडर रहता है जिसको सिख गुरुज ने जो है वो कंपोज किया है। और बताया ये जाता है कि ये कैलेंडर की शुरुआत होती है 14 मार्च से, राइट, 14 मार्च से याद रखिएगा, चैत के महीने से जो है वो इस कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो ये कुछ फैक्ट है जो तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइज आप लोग जानते हैं कि 2023 के ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है वो नाटू नाटू सॉन्ग को जो है वो मिला है। ये तेलुगु मूवी RRR हम लोग को देखने को मिलती है। इस तेलुगु मूवी में जो दोनों एक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है बेसिकली इंडियन फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का। अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहा यह जाता है कि 1897 या 1898 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने रंपा या फिर मानियान रेबिलियन 1922 का नेतृत्व किया था। और इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था एक कानून के लिए, और ये कानून जो था वो 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो फॉरेस्ट एक्ट जो 1882 का था, इसने बैन कर दिया था कि कोई भी जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, किसी प्रकार के जंगल के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, रूट्स हैं, यानी कि जड़ वगैरह जो है वो नहीं लेंगे, राइट। तो इसका इन्होंने जो है अपोज किया कि जंगल जो है वो बेसिकली किनका है, ट्राइबल ग्रुप्स का है, और आप ट्राइबल ग्रुप के घर को जो है वो छीन नहीं सकते। तो इसलिए इनका ये विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था। और इनको एक टाइटल भी जो है वो दिया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू को इनको कहा जाता है मानियम वीरुडू, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल। फिर कोमाराम भीम के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1900 या 1901 में हुआ था। गोंड ट्राइबल कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो निज़ाम जो है हैदराबाद का, तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट लड़ा था। और इन्होंने एक मैसेज स्प्रेड किया था जल जंगल जमीन, ट्राइबल्स के बीच में, कि आपका पानी है, आपका जंगल है और आपकी जमीन है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। गाइज अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर हम लोग को देखने को मिली। यानी कि जो बौद्ध विरासत जो है, तो उस पर ये पहली कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने। और ये बताया जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनके बीच में जो है वो अब इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ना ही सिर्फ आपस में बुद्धिज्म को लेकर एक अच्छा लिंक क्रिएट होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्गर और डीपर बॉन्ड भी जो है वो आपस में सभी मेंबर कंट्रीज के बीच में बनेगा। अब मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशियन कंट्रीज का। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्षेत्र में शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और पहले ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसका नाम पहले था शंघाई 5। 1996 में ये बनी थी, जिस समय इसके 5 मेंबर्स थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। और 2001 में उज्बेकिस्तान ने जब शंघाई 5 को ज्वाइन किया, तब इसका नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है वो 2002 में जो है वो साइन हुआ और ये लागू हुआ 2003 में। और इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिली थी 2017 में। और आपको बता दें, तजिकिस्तान की जो कैपिटल है दुशान्बे, तो वहां पर 2021 में एक समिट हुई थी, जिस समिट में यह डिसाइड हुआ कि ईरान भी जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। और बेलारूस जो कंट्री है, ये भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की प्रोसेस में है। आज की डेट में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 8 फुल मेंबर्स हैं, जिनमें हम लोग को चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देखने को मिलते हैं। और इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, राइट। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन और चाइनीज। इसके अलावा इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गन है जिसका नाम है रैट्स, RATS, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसका काम यह होता है कि टेररिज्म को रोकना।
तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैट्स नाम का एक और सब ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो टेररिज्म को रोकने से रिलेटेड कार्य करता है। गाइस, बात करेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एक सर्वे के बारे में, जिसका नाम है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे। जनवरी 2020 से अगस्त 2021 के पीरियड में ये सर्वे कंडक्ट हुआ, जिस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जानना कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग करना जानते हैं। तो बहुत ही शानदार न्यूज सामने निकल कर आ रही है इसकी रिपोर्ट के थ्रू। बताया ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा साउथ इंडिया के यंग मैन और वुमेन जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी कि कंप्यूटर कोडिंग लिखना जानते हैं, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा 15 साल से लेकर 29 साल के जो लोग हैं केरला के, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर केरला में लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, और उसके बाद फिर सिक्किम में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये एक कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लिटरेसी रेट जो है वो काफी हाई है, और यहां पर आईटी से रिलेटेड काफी सारे हब्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में बताऊं तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में दो ऑफिस हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि सीएसओ, और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि एनएसएसओ। हमारी कंट्री में जितना भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है तो वो ये एनएसओ जो है वो करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो करती है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। गाइज, हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव के बारे में, जिसका नाम है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। हमारी जो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने कुछ समय पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम था लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम। ये स्कूल के बच्चों के लिए प्रोग्राम था। इससे पहले बीआईएस ने जो है वो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने बीआईएस का सिंबल अलग अलग जगह देखा होगा, जैसे कि हेलमेट वगैरह होते हैं उसमें बीआईएस का सिंबल होता है। इसका मतलब कि वो हेलमेट प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड है, सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, राइट, कि मतलब उसकी क्वालिटी चेक हो चुकी है कि वो जो है वो आपकी सुरक्षा जो है वो कर सकेगा, राइट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है, जिसका सर्टिफिकेशन होता है, इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, यानी कि वो आपकी हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए, हर तरफ से जो है वो अच्छा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स बनाती है कौन? बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका ये प्रोग्राम था लर्न साइंस वाया स्टैंडर्ड्स, स्कूल के बच्चों के लिए, कि स्कूल के बच्चे जो है वो सीखें स्कूल्स के अंदर कि किस स्टैंडर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टैंडर्ड यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है उसका अगर जब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो उसके पीछे जो है वो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या साइंटिफिक टेम्पर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटी टेस्टिंग होती है, तो हर चीज जो है वो इसके अंदर सिखाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक स्टैंडर्ड क्लब्स नाम का भी इनिशिएटिव पहले बीआईएस ने शुरू किया था, और ऐसे 4200 से भी ज्यादा क्लब्स इसने ओपन किए हैं, जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा छोटे बच्चे इसके मेंबर हैं क्लब के। और इन बच्चों को जो है वो बताया जाता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है उनको क्या क्या स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने पड़ता है। तो ये चीज है। और थोड़ा सा डिटेल में बात करें लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के बारे में, तो ये फोकस करती है, इसमें काफी सारे लेसन्स बच्चों को सिखाए जाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के पीछे क्या क्या कानून है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है। इससे मदद मिलती है स्टूडेंट्स को कि बच्चे जो है वो समझ सकें कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डे टू डे लाइफ के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अब इसका फायदा जो है ये होगा कि बच्चों के बीच में, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के बीच में जो है वो जब स्टैंडर्ड्स के बारे में सिखाया जाएगा तो बच्चे जान पाएंगे कि स्टैंडर्ड्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि जब भी आप कोई एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट परचेज करते हैं, राइट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो वो आपके लिए सेफ होता है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी होता है, यानी कि हर प्रकार से बढ़िया प्रोडक्ट रहता है, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर ये सब स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के पीछे काफी सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, जैसे कि लोगों को स्टैंडर्ड से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। और हालांकि अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग को फर्जी माल ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह भी ये है कि हमारा मार्केट जो है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि छोटा मार्केट भी हम लोग को देखने को मिलता है। लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है, राइट। अब देखो, एक चीज होती है ब्रांडेड, एक चीज होती है लोकल, राइट। तो लोकल चीज सस्ती होती है, ब्रांडेड मतलब थोड़ी सी महंगी हम लोग को जो है वो देखने को मिल जाती है। अब देखो, अब ब्रांडेड इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी, क्योंकि जब आपको ब्रांड कोई मिलता है तो उसके साथ आपको कुछ क्वालिटी भी जो है वो मिल रही है,
राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हालांकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हम बना नहीं पा रहे हैं, और जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो होता है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट होता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, और महंगाई के कारण लोग जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज कर लेते हैं, राइट। फिर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है काफी तेजी से, तो ये बड़ा दिक्कत हो रहा है कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स डेवलप करें, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को जो है वो सेटअप करने में। और फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड इंश्योर करने की। तो एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा तो वो कंज्यूमर को जो है वो किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी, राइट। फिर इसके अलावा एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट। पब्लिक हेल्थ इसमें जो है वो सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। तो ये एक इनिशिएटिव था जिसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया की, जो स्टैब्लिश हुई थी 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन एक्ट 1946 के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल करना, टेस्टिंग करना, प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराना, राइट, या प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करना। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली में। और ये बेसिकली डेवलप करती है, पब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स के लिए, सिस्टम के लिए, सर्विस के लिए, राइट। और इंश्योर करती है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो हो मार्केट में जाए या कोई भी सर्विस जाए वो सेफ रहे, राइट। कंज्यूमर की सेफ्टी उसमें सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो है वो रखी जाती है। इसने अभी तक 24,000 से भी ज्यादा अलग अलग फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग, फूड, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज, या इसके स्टैंडर्ड्स डेवलप कर चुकी है। और ये हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस की भी मेंबर है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। गाइस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ये नाम तो आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड इस कॉर्पोरेशन का नाम अक्सर जो है वो आता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई, एक डिजास्टर हुआ, बहुत बुरा डिजास्टर। लाखों की संख्या में लोगों की जो है वो जान गई, और आज भी, मतलब 1984 में घटना हुई थी और आज भी लोग जो है वो पीड़ित हैं। मतलब यानी कि जिन लोगों ने ये गैस इनहेल करी थी उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चों में भी आज भी प्रॉब्लम्स हैं। और इवन जिस लोकेशन पर ये फैक्ट्री थी भोपाल में, वहां पर आज भी जो है वो कंटामिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि टॉक्सिसिटी जो है वो जहरीली चीज, रेडिएशन आप कह सकते हो, वो आज भी है। सो 3 दिसंबर 1984 को मीथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से हम लोग जानते हैं इस चीज को, ये गैस थी जो लीक हुई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से, जो यूनियन कार्बाइड का था, और आज की डेट में यूनियन कार्बाइड का नाम चेंज करके डो केमिकल्स कर दिया गया है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में इनकी फैक्ट्री थी और जहां से ये गैस जो है वो रिलीज हुई। और मीथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो एक कलरलेस, हाईली फ्लेमेबल एक्चुअल में लिक्विड है। ये गैस कब बनती है, क्योंकि इसमें होता ये एक प्रकार का लिक्विड है, जैसे LPG हम लोग को देखने को मिलता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये एक प्रकार का लिक्विड है, और जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आता है ये तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसको गैस बोलते हैं। बट ये एक्चुअल में लिक्विड है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ध्यान में रखना है, MIC जो है वो एक कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, और हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब बहुत तेजी से आग लगने वाला लिक्विड है, राइट। और इसकी जो जो खुशबू आप कह सकते हो या महक आप कह सकते हो, बहुत ही तीखी है, स्ट्रांग है, और एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। बताया जाता है कि अगर एक व्यक्ति ने इस गैस को इनहेल कर लिया तो विद इन मिनट्स उसकी डेथ ही होना पक्का है। फिर अब ये घटना घटी, घटना घटने के बाद जो है वो कार्रवाई हुई यूनियन कार्बाइड के ऊपर। सो 1989 का टाइम था, गवर्नमेंट ने जो है वो एक सेटलमेंट किया यूनियन कार्बाइड के साथ, और उसको कहा कि आपको, यानी कि यूनियन कार्बाइड कंपनी को कहा कि आपको 470 मिलियन US डॉलर जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि भोपाल में जितने भी पीड़ित हैं, आपके प्लांट, आपकी गैस के कारण जितने भी लोग पीड़ित हुए हैं, तो उनको आपको राहत देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फिर एक भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, यानी कि एक कानून पास होता है 1985 में, जिस कानून के तहत इंडियन गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्लेम करेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार आ गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि किस प्रकार से जो है वो पीड़ितों को राहत देनी है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कानून जो है वो लागू किया 1991 में, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी कर दिया गया कि आप जो भी इंश्योरेंस जो है वो
में प्रीमियम दोगे उसका एक पार्ट जो है वो एनवायरमेंट रिलीफ फंड को जाएगा। और अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है, डिजास्टर होता है कहीं पर भी इंडिया के अंदर, तो इस एनवायरमेंट रिलीफ फंड से जो है वो पैसा निकालकर पीड़ितों को जो है वो दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पर। और अभी ये टॉपिक जो है वो न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि अभी रिसेंटली एक पिटीशन जो है वो फाइल करी थी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और कोर्ट से कहा था कि यूनियन कार्बाइड से जो है वो और पैसे लो, राइट। तो हालांकि कोर्ट ने जो है वो सरकार की ये जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है। बोला है कि जो कंपनसेशन पहले डिसाइड हो गया था दैट इज फुल एंड फाइनल। अब दोबारा से हम प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते यूनियन कार्बाइड के ऊपर, राइट, और कंपनसेशन देने के लिए। क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि अभी एक नया डेथ का फिगर जो है वो आया है जो 3,000 से लेकर 5,295 लोगों की जो है वो मौत हुई है। तो ये फिगर जो है वो बता रहे हैं, बट लिटरली लाखों की संख्या में लोग जो है वो, अब देखो एक मौत होना और एक डिसेबल होना, कुछ लोग लाइफ टाइम के लिए भी डिसेबल हो गए थे तो वो भी एक प्रकार की मौत थी। तो लाखों लोग इफेक्ट हुए, क्योंकि मैं खुद रहता हूँ भोपाल में, और ये जो इंसिडेंट है ये मेरे फादर ने, मेरी दादी ने, ग्रैंड मदर ने एक्चुअल में देखा था, और लाखों की संख्या में लोग भाग गए थे होशंगाबाद वगैरह। और हालांकि मेरे फादर तो फोटोग्राफर हैं, तो उन्होंने तो बेसिकली बाद में जाकर मास्क वास्क पहन के यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जाकर फोटोज खींचे थे। तो बहुत बुरी स्थिति थी भोपाल के अंदर उस पर्टिकुलर पीरियड में। गाइस, जो लोग हमारी कंट्री से क्राइम करके फॉरेन कंट्री जाकर जो है वो छुप गए हैं, तो उन लोगों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन जो है वो सीबीआई का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है वो 33 भगोड़ों को जो है वो अब आइडेंटिफाई कर रही है, जो हमारी कंट्री से क्राइम करके जो है वो भाग गए हैं। गाइस, इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरपोल के स्टार ग्लोबल फोकल पॉइंट नेटवर्क का, और उपयोग किया जा रहा है इंटरपोल के चैनल का क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और सीबीआई के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमारी कंट्री में इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सीबीआई, यानी कि इंटरपोल से बातचीत जो कौन सी एजेंसी करेगी इंडिया की, सीबीआई करेगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ऑपरेशन त्रिशूल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी भगौड़े हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइम किया है, जिनको हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोलते हैं, राइट, तो उनको जो विदेश में जाकर छुप गए हैं उनको वापस लाने के लिए सीबीआई का ये ऑपरेशन त्रिशूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पिछले साल सीबीआई 27 लोग जो अब्रॉड में छुप गए थे उनको सीबीआई ने आइडेंटिफाई किया और वापस लेकर आई है। गाइस, ऑस्कर अवार्ड का नाम तो आपने सुना होगा। तो इस ऑस्कर अवार्ड को जो है वो एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा, और ये बेसिकली सिनेमैटिक अचीवमेंट्स, एक्सेलेंट सिनेमैटिक अचीवमेंट को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और द एलिफेंट विस्पर्स और RRR, ये पहला इंडियन प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है जिनको ऑस्कर अवार्ड जो है वो मिला है। और SS राजामौली की RRR जो मूवी हम लोग को देखने को मिल रही है वो पहली इंडियन फीचर फिल्म बन गई है जिसको ऑस्कर मिला है। इस फिल्म का एक गाना है नाटू नाटू, जिस गाने को आपने कई बार सुना भी होगा। और इसका जो साउंड ट्रैक जो हम लोग को देखने को मिलता है M कीरावानी का है, और इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और सॉन्ग को कंपोज किया है M वीरावानी ने, और इस सॉन्ग को लिखा है चंद्र बोस ने, नाटू नाटू सॉन्ग को। और एक मूवी है, शॉर्ट मूवी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में जो विजेता है, ऑस्कर विजेता, वो है द एलिफेंट विस्पर। ये इंडियन डॉक्यूमेंट्री है। इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंसाल्विस। और बताया जाता है कि ये पूरी मूवी जो शूट की गई थी ये तमिलनाडु के मुदुमलाई नेशनल पार्क पर हम लोग को देखने को मिली थी। और इससे पहले जो ऑस्कर जीते हैं, जैसे बताया जाता है कि इंडिया की पहली ऑस्कर विजेता हम लोग को जो देखने को मिली थी वो 1982 की हिस्टोरिकल फिल्म गांधी की हम लोग को देखने को मिली, और इसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की कैटेगरी में इनको ऑस्कर मिला, और इनका नाम है भानु अथैया। फिर सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला। फिर रेसुल पुकुट्टी को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो है वो ऑस्कर मिला बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में। फिर AR रहमान जी और गुलजार, जो बेसिकली स्लम डॉग मिलियनेयर का ही एक गाना है, तो उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर AR रहमान जी, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया और इस गाने को लिखा गुलजार ने, तो इन दोनों को ये ऑस्कर जो है वो मिला था 2009 में। गाइस, बताया जा रहा है कि मणिपुर सरकार ने विड्रॉ कर लिया है SOO एग्रीमेंट से, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट से।
तो ये एग्रीमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको मणिपुर की स्थिति समझना जरूरी है और स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक जो है ये ट्राइबल ग्रुप के प्रोटेस्ट से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। मणिपुर के अंदर ट्राइबल ग्रुप ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आज की बात नहीं है, काफी पुरानी बात है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुकी के बारे में, कुकी जातीय समूह के बारे में। तो कुकीज बेसिकली काफी सारी ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, आसाम की हम लोग को, और कुछ एरिया म्यांमार का यानी कि बर्मा का। तो इस एरिया पर काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और उनका जो मेन ग्रुप है वो है कुकी, राइट। कुकी, कुकी के अंडर काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और मणिपुर के जो लोग हैं वो बेसिकली यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो मणिपुर की ट्राइब्स जो है वो 3 मेन एथनिक कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, 3 मुख्य जातीय समुदाय में बांटी गई हैं। एक है मीटीज, दूसरी है नागाज और तीसरी है कुकी चिन। अब मणिपुर के अंदर काफी सारी कुकी ट्राइब्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो कि मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 28.5 लाख जो लोग हैं उसके 30% लोग जो है वो कुकी जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुकी जनजाति जो है वो बेसिकली फैली हुई है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और मणिपुर के अंदर 30% कुकी ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और बाकी पॉपुलेशन जो है वो मीटीज और नॉन ट्राइबल वैष्णवाइट हिंदूज के हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब देखो इशू क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ये 3 स्टेट्स बने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत। और जैसे ये 3 स्टेट्स बने तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि काफी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा इंसर्जेंट मूवमेंट्स हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिले। फिर जैसे ये स्टेट बन जाती हैं तो कुकी लोग जो है वो बोलने लगे कि भाई हमें एक अलग स्टेट चाहिए, एक हमें अलग जमीन चाहिए, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या मणिपुर गवर्नमेंट के साथ या किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलना नहीं है, शामिल नहीं होना, हमें एक सेपरेट टेरिटरी दो, हम अपने हिसाब से जो है वो रूल करना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं। तो इन्होंने पहली डिमांड करी कि हमें कुकी लैंड चाहिए। कुकी लैंड, इन्होंने बोला कि हमें कुकी लैंड दो, जहां पर कुकीज रहेंगे, वो कुकीज जो कि म्यांमार, मणिपुर, आसाम और मिजोरम के हैं, तो वो हमें कुकी लोग कुकी लैंड में रहेंगे। और दूसरी इनकी डिमांड थी, इनका लफड़ा चलता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कुकीज और नागाज के बीच में, यानी कि आपस में ये दोनों लड़ते रहते थे कि भाई ये वाला हिस्सा मेरा, इस क्षेत्र पर जो भी ट्रेड होगा, जो भी व्यापार होगा उस पर कंट्रोल हमारा होगा। तो ऐसे करके ये आपस में लड़ते रहते थे नागाज और कुकीज। और कुछ मिलिटेंट कुकी जो है उन्होंने डिमांड ये रखी कि कुछ ऐसा हिस्सा है जो म्यांमार का है, वहां पर रहने वाले जो कुकीज हैं उस हिस्से को भी जो है वो हमारे अंडर ले लो। अब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, म्यांमार एक अलग कंट्री है, अब उस कंट्री का थोड़ा ना कोई पार्ट जो है वो निकाल कर या उससे बात करके हम जो है वो आपको दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। और कुछ कुकी लोग की ये डिमांड थी कि भाई इंडिया का ही कुछ टेरिटरी हमें अलग करके दे दो, कुकी लैंड हमें अलग करके दे दो। फिर इन लोगों का वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया, जिस समय 1980 में स्थिति को ठीक करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत मणिपुर क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। और आज की डेट में इन्होंने जो है वो डिमांड तो करी थी हमें कुकी लैंड चाहिए, बट हालांकि इनकी एक डिमांड पर जो है वो काम किया गया, इनके लिए एक अलग टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई, कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, राइट। और कुछ सरकार ने स्टेप्स भी लिए, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, क्योंकि ये मिलिटेंट्स लोग जो है वो लगातार लड़ रहे थे सरकार से, राइट, वायलेंट एक्टिविटी जो है वो हो रही थी, तो इसलिए इस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आसाम राइफल और इंडियन आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन ऑल क्लियर यहाँ पर शुरू किया, और ऑपरेशन ऑल क्लियर के तहत ये बोला गया कि जितना भी ये क्षेत्र है मिलिटेंट फ्री करो इन क्षेत्रों को। और साथ ही साथ फिर सीज फायर एग्रीमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM ने सीज फायर एग्रीमेंट किया, यानी कि भाई जो स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति रहेगी 1997 में, कि हम किसी प्रकार से फाइट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। और बताया ही रहता है कि कुकी आउटफिट के अंदर 2 अम्ब्रेला ग्रुप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, यानी कि 2 एक इनके ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने भी एक ट्राइपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो साइन किया, मतलब कि इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और इस ट्राइबल ग्रुप के साथ 2008 में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ, और जिस एग्रीमेंट के तहत जो है ये कहा गया कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर शांति बरकरार करके रखेंगे, किसी प्रकार का वायलेंस जो है वो नहीं होगा। तो अभी तक आपने क्या समझा ओवरऑल, कि यहाँ पर मणिपुर में रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो एक सेपरेट स्टेट की जो है वो डिमांड कर रहे थे, एक सेपरेट जमीन यानी कि कुकी लैंड की डिमांड कर रहे थे, कुकीज, मणिपुर के कुकीज। तो हुआ ये कि मणिपुर सरकार ने 2008 में ये एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन
करके एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था कि भाई हम जो है वो यहाँ पर सीज फायर करते हैं, चलो अपन आगे बात करेंगे और बाकी कोई भी वॉलेंट नहीं होगा। बट हुआ ये कि अभी कुछ समय पहले जो है वो देखा गया कि लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो मणिपुर के जो जंगल हैं वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, और कहा यह गया मणिपुर सरकार के द्वारा कि इस अतिक्रमण पर आग लगाई जा रही है कुकी नेशनल आर्मी के द्वारा और जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के द्वारा, यानी कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स इस पर्टिकुलर जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, या आप कह सकते हो अतिक्रमण जो चल रहा है उस पर आग दे रहे हैं, मतलब कि वो प्रमोट कर रहे हैं अतिक्रमण को। तो ये तो गलत है। तो इसलिए मणिपुर सरकार ने जो है वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट से जो है वो विड्रॉ कर लिया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अब हम ये इनके साथ बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि आगे चल के जो है वो क्या स्थिति जो है वो डेवलप होती है। हालांकि ये वाला जो इंसर्जेंट्स का जो टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये काफी गंभीर टॉपिक है, राइट? क्योंकि ये लगातार इनके साथ बातचीत जो है वो होती रहती है, बट कोई कंक्लूजन जो है वो निकल कर आता नहीं, क्योंकि ये भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो, ये एक तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और आप किस किस से क्या क्या बातें करते रहोगे, क्योंकि अलग अलग ग्रुप की अलग अलग डिमांड हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और आपस में भी इनकी यूनिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ भी जो है ये लोग लड़ते रहते हैं, राइट? सो ये एक टॉपिक था जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी।